जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह मैं रविंद्र सिन्हा आपके लिए करंट अफेयर्स की टॉप लेटेस्ट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अपने चैनल में उपलब्ध करा रहा हूं। साथियों, वीडियो को स्किप के बिना पूरा अंत तक देखिए और मैं हमेशा कहता हूं जो भी जानकारी आपको दी जाए ऐसी तमाम जानकारी को आप जरूर नोट कर लिया कीजिए ताकि आने वाले दिनों में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये ऐसे सारे तथ्य, सारे प्रश्न, सारे कंटेंट्स आपके काम आ सके। तो चलिए देर ना करते हैं और देखते हैं आज की कौन कौन सी जानकारी हमारे पास में इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध है। दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा को लेकर जानकारी आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान, ठीक है ना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये दोस्तों शुरू किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया। और इसका निर्माण किसने किया है, या सॉरी इसको डिजाइन किसने किया है? तो इस अनुसंधान को डिजाइन किसने किया है? तो मैं आपको यह भी जानकारी बता दूं। इसका डिजाइन राष्ट्रीय तट अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय तट अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य भी हम जरूर जानेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तटीय एवं समुद्री इंजीनियरिंग की अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा करना। जी हां, अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ इसे शुरू किया गया है। एक बार मैं पूरा डिटेल आपको फिर से पढ़कर बता दे रहा हूं। दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की गई है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे शुरू किया गया है। जबकि इसको डिजाइन किसने किया है? तो इसको डिजाइन किया है राष्ट्रीय तट अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र। जी हाँ, राष्ट्रीय तट अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये दोस्तों, ये जो है तटीय एवं समुद्री इंजीनियरिंग के अनुसंधान की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया, इसे विकसित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली जानकारी है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना। जी हाँ दोस्तों, जैसा नाम आप देख रहे हैं, क्या है? कैशलेस उपचार योजना। दोस्तों, इस योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इस योजना की घोषणा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, नाम क्या है? नितिन गडकरी। जी हां, नितिन गडकरी, इनके द्वारा कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की गई है। अब ये कैशलेस उपचार योजना दोस्तों क्या है, जरा इस पर हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कैशलेस उपचार योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क हादसे में घायल हो जाता है, सड़क दुर्घटना में वो घायल हो जाता है, तो ऐसे घायल व्यक्तियों के उपचार के लिए 1.5 लाख रुपए तक उपचार राशि व्यय को कवर किया जाएगा। इसकी अपनी एक समय सीमा है। और समय सीमा कितनी है? तो अधिकतम 7 दिनों तक। जी हां, अधिकतम कितने दिनों तक इसकी समय सीमा है? अधिकतम कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। आगे साथियों, यहां पर एक आध जानकारी मैं आपको और बताऊंगा कि ये जो 1.5 लाख रुपए जो दी जा रही है, किसे दी जा रही है? ये घायल व्यक्तियों को दी जा रही है। और
घायल होने की जो जानकारी है, इससे संबंधित जो सूचना है, ये सूचना 24 घंटे के अंदर नजदीकी पुलिस थाने में देना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। 1.5 लाख रुपए घायलों को दिया जाना है। और यदि सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन मामले में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में मृतक के परिजनों को यानी कि पीड़ित परिवार को, ठीक है, 2 लाख रुपए जो है वो मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। किसे दिए जाएंगे? मृतक के परिवारों को। ठीक है, मृतक के परिजनों को, मृतक के परिजनों को क्या दिया जाएगा? 2 लाख रुपए की राशि मुआवजे स्वरूप दी जाएगी। घायल व्यक्ति के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री, नाम क्या है इनका? नितिन गडकरी है। योजना का कौन सा नाम है? कैशलेस उपचार योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगली जानकारी है दोस्तों, हिंद महासागर में चीन से बढ़ते खतरे के बीच एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय पर साथ काम करेगा भारत और अमेरिका। अब यहां पर एक अच्छी जानकारी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि हिंद महासागर में मैं आपको सारा चीज बहुत ही विस्तार से बताता हुआ चल रहा हूं, बहुत आराम से। वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। अब आते हैं वापस क्वेश्चन में दोस्तों। यहां पर देखिए, हिंद महासागर में चीन से बढ़ते खतरे के, जी अब हिंद महासागर की बात हो रही है यहां। तो हिंद महासागर में चीन के युद्धपोत, जंगी जहाज तथा पनडुब्बी, यहां पे किसकी बात हो रही है? हिंद महासागर की बात हो रही है। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। हिंद महासागर में चीन के युद्धपोत, जंगी जहाज तथा पनडुब्बी के बढ़ते खतरों को देखते हुए भारत और अमेरिका ने एक प्रमुख रक्षा समझौता किया है, एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदा पे हस्ताक्षर किए हैं। और इसके तहत भारत और अमेरिका जो है ये क्या करेंगे? ये एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय पर साथ काम करेंगे। इसके निर्माण का काम साथियों किया जाएगा। अब ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है साथियों, एंटी सबमरीन वॉरफेयर ये जो बनाया जाएगा, ये किसके तहत बनाया जाएगा? तो ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया जाएगा। ठीक है, जरूर याद रखेंगे, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये बनाया जाएगा। इस योजना के तहत ये बनाया जाएगा। और यहाँ पर कंट्री का नाम आपको याद रखना है, भारत और अमेरिका। ठीक है, कहाँ पे? हिंद महासागर में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह निर्णय जो है भारत और अमेरिका के बीच में लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025, भारत 80वें स्थान से गिरकर 85वें स्थान पर। जी हाँ साथियों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है किसी भी एग्जाम में। समय समय पर अनेक प्रकार के सूचकांक जारी किए जाते हैं, इंडेक्स जो है वो जारी किए जाते हैं। और हेनले पासपोर्ट सूचकांक, ठीक है, ये किसी भी देश के पासपोर्ट में कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, उसे बताने का काम करता है। यह सूचकांक उस आधार पर साथियों जारी किया जाता है। अब हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की जो सूची है वो जारी की गई है। अब साथियों पिछले साल यानी पिछले 1 साल के अंदर अगर देखा जाए तो भारत को 5 स्थान का, 5 रैंक का इसमें नुकसान हुआ है। यानी कि पिछले साल भारत कितने स्थान पर था? तो 80 स्थान पर था, 80वें नंबर पर था। लेकिन 5 स्थान फिसल कर भारत का जो पासपोर्ट है इस बार कितने नंबर पर चला गया है? तो 85वें स्थान पर चला गया है। दोस्तों ये जो भारत का जो 85वें स्थान पर चला गया ये तो आपको मालूम चल गया, लेकिन आखिरकार इस सूची में सबसे पहले नंबर पर कौन है? शीर्ष स्थान पर किस देश के पासपोर्ट को रखा गया है? तो दोस्तों यहां पर जानकारी होगी, पहले नंबर पर यानी फर्स्ट रैंक में कौन से देश का पासपोर्ट होगा? सिंगापुर। सिंगापुर का पासपोर्ट जो है ये प्रथम स्थान पर है। और सबसे अंत में कौन से देश का पासपोर्ट है? तो सबसे लास्ट में, ठीक है ना, सबसे यहां पे हम लोग बात करेंगे अंतिम रैंक की। और अंतिम रैंक की अगर लोग बात करें दोस्तों तो अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट है, अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट है ये इस सूची में सबसे अंत में है। सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे ऊपर, सबसे शीर्ष में है, जबकि भारत का पासपोर्ट का रैंक कितना है? 85 चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगली जानकारी है रैबिट फीवर को लेकर। दोस्तों अब ये रैबिट फीवर क्या है? तो रैबिट फीवर दोस्तों एक प्रकार की एक संक्रामक रोग है। ये एक प्रकार का
संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से खरगोश में पाया जाता है। किस चीज में पाया जाता है? खरगोश में पाया जाता है। खरगोश में पाई जाने वाली एक बीमारी है, संक्रामक रोग है रैबिट फीवर। लेकिन चूंकि ये एक संक्रामक बीमारी है तो ये हवा के माध्यम से, धूल के माध्यम से, इसके अलावे जानवरों के काटने से ये जो संक्रामक रोग है ये हो सकता है, और यह संक्रामक रोग कभी कभी जानलेवा भी साबित होता है। अभी पिछले दिनों इससे संबंधित मामले संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए गए हैं। ठीक है, अभी पिछले दिनों इससे संबंधित मामले संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए गए हैं। और दोस्तों इसका जो लक्षण है, इसमें क्या होता है? फीवर होता है, लोगों को त्वचा संबंधी घाव हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं, ऐसी कुछ इसके जो लक्षण है इसमें है। तो रैबिट फीवर का संबंध फिलहाल कौन से देश से आ रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आ रहा है। कौन से जानवर में मुख्यतः ये पाया जा रहा है? खरगोश के अंदर ये पाया जा रहा है। नाम क्या रखा गया? रैबिट फीवर रखा गया। चलिए आगे बढ़े हम लोग। और अगली जानकारी है दोस्तों, असम ने गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। अब असम ने गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है। 14 लाख छात्रों का इसके तहत मूल्यांकन जो है वो किया जाना है। अब साथियों यहां पर जानकारी वाली बात यह होगी कि असम में बहुत ध्यान से आप समझते चलेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन तथा उसमें सुधार। हाँ, शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन तथा उसमें सुधार के उद्देश्य से असम ने गुणोत्सव 2025 के पहले चरण की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाना। ठीक है, और विद्यार्थियों के अंदर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को इनपुट करना, विद्यार्थियों के अंदर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। तो ये राज्य कौन सा आएगा इसमें? असम राज्य है। गुणोत्सव 2025 जरूर याद रखेंगे। कौन से राज्य में शुरू किया गया? तो असम राज्य में शुरू किया गया। अब दोस्तों असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है हिमंता विश्व शर्मा। असम राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है हिमंता विश्व शर्मा। याद रखेंगे, ये असम के कौन है? ये असम के चीफ मिनिस्टर है, सीएम है। ठीक है, हिमंता विश्व शर्मा। चलिए अगला स्लाइड है, इरेडा के बारे में जानकारी दे रहा है। अब ये इरेडा के बारे में जानकारी ये आ रही है कि इरेडा को लगातार चौथी वर्ष उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हुई है। साथियों ये जो इरेडा को चौथे वर्ष जो उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हुई है दोस्तों, ये भारत सरकार द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली के तहत इरेडा को लगातार चौथे वर्ष उत्कृष्ट रेटिंग जो है वो दी गई है। दोस्तों अब इरेडा है क्या, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। यहां पर इरेडा का पूर्ण रूप होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। एक बार फिर से देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। यानी अगर हिंदी में देखा जाए तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। जी हाँ, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, ये इसका पूर्ण रूप है। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों इसका कार्य क्या है या फिर ये संस्था कैसी संस्था है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी मैं आपको बताता हूं इसकी संस्था, ये जो संस्था है दोस्तों, ये संस्था अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान तथा तकनीकी कार्य करने वाली
करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ये। ठीक है, जरूर याद रखेंगे। अब देखिए, अब मैं फिर से आपको समझा दूं, इरेडा का फुल फॉर्म अभी अभी मैंने आपको बताया। क्या इसका पूर्ण रूप था? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये इसका पूर्ण रूप है, यानी कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इसका पूर्ण रूप है। और ये काम क्या करता है? तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा तकनीकी कार्य करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता यह प्रदान करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और इसे लगातार चौथे वर्ष उत्कृष्ट रेटिंग जो है वो प्राप्त हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। और दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन अब आ रहा है क्विज के रूप में, ऊपर प्रश्न है ग्रीन कलर में और नीचे ब्लैक कलर में मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और डी। दोस्तों अब देखते हैं पहला प्रश्न यहां पर कौन सा है। तो हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत की है? तो कौन से संस्थान के द्वारा शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, तीसरा ऑप्शन आईआईटी कानपुर और चौथा ऑप्शन आईआईटी गुवाहाटी। साथियों पिछले स्लाइड में मैंने आपको जानकारी दी थी, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगली जानकारी है, सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के तहत अधिकतम कितना चिकित्सा व्यय प्रदान किया जाएगा? दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर चिकित्सा व्यय की बात हो रही है, ठीक है। और चिकित्सा व्यय कितना प्रदान किया जाना है? तो चिकित्सा व्यय के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज, ठीक है ना। 1.5 लाख रुपए जो है ये पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए चिकित्सा व्यय के रूप में दिया जाना है। जबकि ये जो 2 लाख रुपए आपको ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ये अगर सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, 1.5 लाख रुपए जो है ये चिकित्सा व्यय के रूप में दिया जाना है। मतलब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा है? बी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ किस एंटी सबमरीन को लेकर समझौता किया है या हुआ है जिससे भारतीय नौसेना के लिए इसका उत्पादन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर कौन सा है? वारफेयर सोनोबॉय। क्या है इसका आंसर? वारफेयर सोनोबॉय। मैंने पिछले स्लाइड में आपको जानकारी दे रखी है, आप उसके डिटेल्स वहां से देख सकते हैं। चलिए आगे देखें। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? साथियों भारत की रैंकिंग की बात की जा रही है। ये जो 80 आप देख रहे हैं ये पिछले साल का सूचकांक था, जबकि इस बार की हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर कौन सा है? 85। यानी कि भारत को इस बार जो सूचकांक जारी किया गया है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो जारी किया गया है, यहाँ पे 5 स्थान की गिरावट हुई है और भारत का फिलहाल रैंक कितना है? 25वां है। यानी कि आपका जो आंसर है ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों वर्तमान में कुल मिलाकर 57 ऐसे देश है, 57 ऐसे देश है जहां पे बिना वीजा के भारतीय जो है वो वहां यात्रा कर सकते हैं। तो कंट्रीज की संख्या कितनी हो गई? 57 कंट्रीज में बिना वीजा के यात्रा किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है क्वेश्चन, तुलारेमिया या रैबिट फीवर का संक्रमण का प्रकोप किस देश में देखने को मिला है? साथियों थोड़ी देर पहले मैंने आपको रैबिट फीवर के बारे में बताया था और रैबिट फीवर का एक और नाम क्या है? तुलारेमिया है। क्या है? तुलारेमिया। अब ये जो दोस्तों तुलारेमिया या रैबिट फीवर जो है ये कौन से देश में पाया गया है? तो आपको मैंने जानकारी दी थी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, अमेरिका आपको दिया हुआ है। मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो गया? अमेरिका हो गया। तो रैबिट फीवर कहाँ है? अमेरिका में पाया गया है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अभी हाल ही में किस राज्य में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया? जी हाँ, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु गुणोत्सव 2025 कौन से राज्य में शुरू की गई? असम राज्य में शुरू की गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग और अगला प्रश्न है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, अब यहाँ पे अभी मैंने आपको इरेडा के बारे में बताया था, उसके बारे में आपको लगभग पूरी जानकारी देने की कोशिश की हमने, जो आवश्यक चीजें थी। और इरेडा, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी मैंने आपको पिछले साइड में जानकारी दे रखा है। साथियों इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी, 1987 में इरेडा की स्थापना की गई थी।
और अगला स्लाइड आप लोगों के लिए आज का प्रश्न आप देख सकते हैं, हाल ही में चर्चा में रही अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है। साथियों, कल के वीडियो में मैंने इस बारे में चर्चा किया है और आपको अगर इसका सही उत्तर नहीं पता है, आप कल के वीडियो को देखिए, वहां से उत्तर की जांच कीजिए और उसके बाद यहां आकर सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दर्शाइए। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है महिला स्क्वैश खिलाड़ी, ऑप्शन बी है तैराकी, ऑप्शन सी महिला हॉकी खिलाड़ी और ऑप्शन डी हाई जंपिंग। जी हां, हाई जंपिंग, महिला हॉकी खिलाड़ी, तैराकी या महिला स्क्वैश खिलाड़ी, आपको क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? साथियों, कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब दे जाइए। आप सभी को मेरी ओर से, मेरे पूरी टीम की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।